नमस्कार। कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के गद्य भाग में से डायरी का एक पन्ना पाठ पर विचार करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। यह सीताराम सेकसरिया द्वारा रचित है। अब पाठ के बारे में जानने से पहले, उसकी चर्चा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। सन 1929 में भारतीयों ने लाहौर अधिवेशन में यह तय किया था कि वे पूर्ण स्वराज्य तक नहीं रुकेंगे और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 में इसकी वर्षगांठ थी, यानी इसकी पुनरावृत्ति मनाई गई थी, इसकी पुनरावृत्ति की गई थी और उस एक दिन के बारे में इस पूरे पाठ में दिया गया है। इसमें लेखक ने अपना कानों सुना और आंखों देखा हाल इनका वर्णन किया है। अब इस पाठ को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि तब तक भारतीयों में, भारत के अन्य प्रदेशों में ये एक बात फैली हुई थी कि कलकत्ता में, जो आजकल हम कोलकाता कहते हैं, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए खास कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन इस दिन के बाद भारत के अन्य प्रदेशों को यह एहसास हुआ कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य किया जा रहा है। चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इसकी खबर मिलती रहे। पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना और लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थीं। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन अमर दिन है, यानी ऐसा दिन जो कभी लोग भुला नहीं पाएंगे, हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस दिन यानी 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति मना रहा था, यानी रेपिटिशन, एनिवर्सरी, उस दिवस को दोहरा रहा था। और गत वर्ष यानी पिछले वर्ष इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया था। कहते हैं कि वहां के लोगों ने इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी थी इस दिन को, लेकिन इस साल प्रचार यानी पब्लिसिटी में ही काफी पैसा खर्च किया गया था और सब लोगों को लगता था कि यह काम यानी इस काम की जिम्मेदारी, इस दिन को मनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और हर एक व्यक्ति जोरों शोरों से इसकी तैयारी में जुटा हुआ था और जो कार्यकर्ता थे यानी जो काम करते थे वो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे थे कि यह दिन इतना बड़ा दिन क्यों है और इस दिन को भारतीयों को क्यों मनाना चाहिए। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में भी झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। अब बड़ा बाजार कलकत्ते में एक जगह का नाम है और वहां पर हर एक घर के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, क्योंकि लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और कहीं कहीं तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में ही स्वतंत्रता मिल गई हो, क्योंकि हर एक भाग में, कलकत्ता के प्रत्येक भाग में, हर एक भाग में झंडे लगाए गए थे। सड़कों पर, घरों पर, गलियों में, मैदानों में, हर जगह झंडे लगाए हुए थे और जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे वहां पर उत्साह, उत्साह यानी जोश, लोगों में एक जोश था और नवीनता, नयापन। क्या नयापन था? कि स्वतंत्रता मिल चुकी थी।
लोगों का मानना था, लोगों को लग रहा था कि स्वतंत्रता मिल चुकी थी और हर एक व्यक्ति के मन में उत्साह था और उनको लगता था कि ऐसी सजावट उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। इतनी अच्छी तरह से हर जगह को सजाया हुआ था और पुलिस भी पूरी ताकत से गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी, यानी पहरा दे रही थी। हर जगह पुलिस पहरा दे रही थी, ये देख रही थी कहीं लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गैर कानूनी तो नहीं कर रहे। और मोटर लारियों में यानी गाड़ियों में गोरखे तथा सार्जेंट ये सेना के अलग-अलग पद हैं, ठीक है? तो लोग जो सैनिक थे, वो अलग-अलग सैनिक हर एक मोड़ पर तैनात थे, तैयार थे कि कहीं कोई गैर कानूनी काम करे तो उसे पकड़कर सजा दे सके। आगे है, कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट्स के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। अब क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो अंग्रेज उन पर नजर रखे हुए थे। कहते हैं घुड़सवारों का भी प्रबंध था, घोड़े पर सवार होकर भी पुलिस यहाँ वहां घूम रही थी। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी क्योंकि हर एक पुलिस हर एक मैदान हर एक पार्क के बाहर गश्त लगा रही थी, पहरा दे रही थी। और बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को भी पुलिस ने सवेरे से घेर लिया था यहाँ पर, यानी वहां पुलिस सवेरे से ही थी। हालांकि कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे, ये मॉन्यूमेंट कलकत्ता में मैदान के पास है, मैदान भी यहाँ पर एक जगह है और मॉन्यूमेंट वहां पास में है। तो कहते हैं वहां पर उसके नीचे शाम को सभा होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सुबह से ही भोर से ही पुलिस ने उस जगह को घेर लिया था क्योंकि पुलिस को लगता था कि शायद लोग सुबह ही आकर वहां पर कोई सभा ना कर लें, सुबह ही आकर वहां पर झंडा ना फहराएं, और इसलिए सुबह से ही पुलिस वहां पर खड़ी थी। फिर भी उनसे नजर बचाकर कुछ लोगों ने सुबह ही वहां पर झंडा फहरा दिया था। आगे है, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब यहां बताया जा रहा है कि कलकत्ता के अलग अलग भागों में स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया जा रहा था। श्रद्धानंद पार्क एक जगह का नाम है, वहां पर बंगाल रीजनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मंत्री यानी सेक्रेटरी अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बाकी लोगों को वहां से हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क भी एक पार्क का नाम है, जहां पर कांग्रेस कमेटी, बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, आप कह सकते हो डिफेंस सेक्रेटरी हरिश्चंद्र सिंह वहां झंडा फहराने गए, पर वे पार्क के अंदर ही नहीं जा सके। वहां पर बहुत मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर को फोड़ दिया गया था। अंग्रेजों ने आकर इतनी मारपीट की कि 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ ने जुलूस निकाला, जुलूस यानी प्रोसेशन, जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी और इन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी अरेस्ट कर लिया गया। अब यहां पर ही आप देख सकते हैं कि ना केवल पुरुष लेकिन स्त्रियां भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने घर से बाहर निकल रही थी। अब आगे, 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे।
अब हमने पहले ही चर्चा की थी कि यहाँ पर डायरी एंट्री है, यानी लेखक एक दिन के पूरे कार्यकलाप क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जो हुआ था 26 जनवरी 1931 को क्या क्या हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। सुबह की बात हो गई, अब 11 बजे की बात बताते हैं। कहते हैं 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, झंडे का उत्सव मनाया। अब यहाँ पर क्या किया गया था? जानकी देवी मदासा, ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। इन्होंने उन लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसको मनाने से क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये सारी चीजें उन लड़कियों को समझाई गई और उसके बाद उस स्कूल में झंडोत्सव मनाया गया था। अब लेखक कहते हैं कि मोटर में बैठकर जब ये हर तरफ घूमने लगे, उन्होंने घूमकर देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी खुशी मिल रही थी उनको कि कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस इतनी अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। जगह जगह फोटो उतार रहे थे, फोटो उतारना यानी फोटो खींचना, हर जगह लोग फोटो खींच रहे थे। अपने भी फोटो का प्रबंध था, लेखक ने भी फोटो का प्रबंध किया हुआ था। लेखक और उनके सगे साथी जो थे वो भी फोटो निकाल रहे थे और 2-3 बजे तक कई आदमियों को पकड़ लिया गया। यानी अब पुलिस लगातार देख रही थी कि कहीं लोग कोई गैर कानूनी तरफ से कोई काम तो नहीं कर रहे, कोई सभा तो नहीं कर रहे, कोई यहाँ वहां तो नहीं घूम रहे जो नहीं करना चाहिए उनको, और उनको जाकर पकड़ रही थी। अब कई लोगों को 2-3 बजे तक पकड़ लिया गया और जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। ये दो मुख्य व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम में जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे थे, उनको भी पकड़ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वो निराली थी। अब सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस, उनके जुलूस का भार, वो एक जुलूस निकालने वाले थे और उसका भार भार यानी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। लेकिन हमने पढ़ा कि पूर्णोदास भी गिरफ्तार हो चुके थे। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी में लगा था, यानी सारी स्त्रियां जुलूस निकालने की कोशिश कर रही थी, जुलूस निकालने की तैयारी कर रही थी और ठीक स्थान पर जुलूस कहां पर खत्म होने वाला था? मॉन्यूमेंट पर, और वहां पर पहुंचने के लिए तैयारियां कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास सुबह जैसा प्रबंध था, यानी सुबह जितनी पुलिस थी, दोपहर होते होते पुलिस थोड़ी कम हो गई और लोगों को लगा कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे। रंग दिखाना एक मुहावरा है, रंग दिखाना यानी असलियत दिखाना। तो लोगों को लगा कि शायद पुलिस अपनी असलियत नहीं दिखाएगी, मारपीट नहीं होगी। लेकिन पुलिस कहाँ रुकने वाली थी, यानी आगे जाकर भी पुलिस ने मारा पीटा, लोगों को कैद किया। और 3 बजे से ही लेखक बताते हैं कि 4 बजे के बाद ही वहां पर मीटिंग होने वाली थी, लेकिन 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमी इकट्ठा होने लगे और लोग टोलियां बना बनाकर, टोलियां यानी ग्रुप, ग्रुप बना बनाकर, टोलियां बना बनाकर घूमने लगे, क्योंकि अकेले घूमने में सबको डर लगता था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। जब लोग एक टोली में रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो पुलिस का भी सामना कर पाएंगे, इसलिए लोग टोलियां बनाकर मैदान के अंदर घूम रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब यहाँ पर कहा गया है कि कानून भंग जब से इसका काम शुरू हुआ था, यानी अंग्रेजों के कानून के भंग का काम जब से शुरू हुआ था, जब से भारतीय अंग्रेजों के कानून का भंग करना उन्होंने शुरू किया, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं हुई थी।
जो होने वाली थी मैदान में उस दिन 26 जनवरी 1931 के दिन जो सभा होने वाली थी, ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी कभी और ये एक ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई यानी खुलेआम लड़ाई। अंग्रेजों को खुलेआम ललकारा गया था कि ऐसी सभा होने वाली है। कहीं भी कोई भी काम छिप-छिपा कर नहीं किया गया था। अंग्रेज़ों को बताया गया था कि वो ऐसा करने वाले हैं, मॉन्यूमेंट में 4:24 पर झंडा फहराने वाले हैं और उसके बाद ही ये कार्य किया जाने वाला था, इसलिए कहा गया है कि ये ओपन लड़ाई थी। अब जब ये सुना अंग्रेज़ों ने जब ये सुना, तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक-अमुक धारा के अनुसार यानी कोई सेक्शन, कोई धारा के अनुसार, अंग्रेज़ी कानून के अनुसार, अंग्रेज़ों के कानून के अनुसार ये गलत है। और जो भी ये करेगा, वो दोषी समझा जाएगा, अपराधी समझा जाएगा, यानी उसे कैद कर लिया जाएगा। और भारतीयों की ओर से, काउंसिल की ओर से, यानी भारतीयों की ओर से ये नोटिस निकाला गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा 4:24 पर और सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी हर एक भारतीय को वहां पर उपस्थित होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 चीजें बताई गई हैं। एक कि अंग्रेजों ने ये सूचना दी थी कि कोई भी भारतीय किसी भी सभा में भाग नहीं लेगा और भारतीयों ने नोटिस निकाला था कि हर एक मनुष्य को वहां पर भाग लेना होगा, हर एक भारतीय को वहां पर आना होगा। यानी दोनों की तरफ से 2 अलग-अलग नोटिस निकले थे और 2 अलग-अलग यानी अलग-अलग किस्म के थे। एक कह रहा था कि जो आएगा वहां पर उसे कैद कर लिया जाएगा, अपराधी माना जाएगा और दूसरा यानी भारतीयों की तरफ से जो नोटिस निकला था, वो बता रहा था कि हर एक व्यक्ति को वहां पर आना जरूरी है। और ये एक खुला चैलेंज था, ये एक ओपन चैलेंज था। भारतीयों ने अंग्रेजों को ओपन चैलेंज दिया था कि वे सभा करेंगे और अंग्रेज जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके मन में जो चाहे, जो सभा करते समय यदि वे उन्हें पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, वे सभा करके रहेंगे, झंडा फहरा के रहेंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। अब 4:24 पर झंडा फहराने का तय किया गया था, तो ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जुलूस लेकर वहां पर आ गए और उनको चौरंगी पर रोका गया। चौरंगी वहां पर जगह का नाम है। वहां पर सुभाष बाबू के जुलूस को रोक लिया गया, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस जुलूस को रोक नहीं पाई और जुलूस आगे बढ़ता गया। मैदान के मोड़ पर जब वो पहुंचे, मॉन्यूमेंट मैदान के पास था। मैदान के मोड़ पर जब वो पहुंचे, तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी और इससे बहुत से लोग घायल हो गए। बहुत लोगों को चोट लगी और सुभाष चंद्र बोस को भी चोट लगी। वो वंदे मातरम बोले जा रहे थे। देखिए, वंदे मातरम किए जा रहे थे और ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें कहा कि वो रुक जाएं, अलग हो जाएं, क्योंकि उन्हें चोट लग रही थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा आगे बढ़ना है, मैदान तक पहुंचना है और झंडा फहराना है। लेखक आगे बताते हैं, यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, ये अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितीश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थीं। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। अब लेखक कहते हैं कि ये सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं। सुनी हुई यानी जो उन्होंने सुना। अब डायरी एंट्री में जब कोई लिखता है, तो उसमें देखा हुआ भी लिखा जा सकता है और सुना हुआ भी, लेकिन एक ही दिन का होता है। और यहाँ पर डायरी एंट्री है, एक दिन के बारे में लिख रहे हैं लेखक। तो कहते हैं सुभाष बाबू के बारे में जो उन्होंने कहा, वो उन्होंने सुना हुआ था, देखा नहीं था। लेकिन कहते हैं कि उनका और सुभाष बाबू का विशेष फासला नहीं था। मतलब जहां पर सुभाष बाबू थे,
यहाँ पर यानी जहाँ पर सुभाष बाबू का जुलूस था और जहाँ पर लेखक थे, वो जगह बहुत दूर नहीं थी, पास-पास ही थे और वो सुभाष बाबू को सुन सकते थे। सुभाष बाबू इतनी ज़ोर से वंदे मातरम कह रहे थे कि ये उन्हें सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। अब कहते हैं पुलिस लाठियां चला रही थी हर तरफ, जहां पर भी सभाएं हो रही थी, जहां पर भी जुलूस हो रहे थे, पुलिस वहां पर लाठियां चला रही थी और क्षितिज चटर्जी का तो सिर ही फट गया था। उनके ऊपर इतनी जोर से लाठी लगी कि उनका सिर फट गया और कहते हैं उनका खून देखकर आंखें मिच जाती थी। आंखें मिच जाना मुहावरा यानी बहुत ज्यादा डर जाना। और यहाँ पर हालत ये हो रही थी कि स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ चुकी थी। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन स्त्रियां रुकी नहीं, डरी नहीं, अपने रास्ते पर डटी रहीं, मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ी और वहां पर उन्होंने झंडा फहराया और घोषणा भी पढ़ी, यानी प्लेज लिया उन्होंने। स्वतंत्रता का झंडा फहराया और घोषणा पढ़ी, यानी स्त्रियां, जो भी वहां कुछ हो रहा था, जो भी डरावनी चीज हो रही थी, यानी मतलब लोगों के सिर फट रहे थे, खून बह रहा था, स्त्रियां बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो मॉन्यूमेंट पर चढ़ेंगी, झंडा फहराएंगी और उन्होंने ऐसा किया। और स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में थी, बहुत ज्यादा स्त्रियां थी वहां पर और सबके पास एक झंडा था। जो भी वॉलंटियर गए थे, वॉलंटियर स्वयं सेवक जो वहां पर गए थे, उनके ऊपर लाठियां पड़ी, फिर भी वे अपनी जगह से नहीं हटे, नहीं डरे और झंडा फहराया गया। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहां मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। अब सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया गया था और उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अब मॉन्यूमेंट में झंडा फहराकर प्रतिज्ञा पढ़कर जब स्त्रियां निकली तो उन्होंने भी जुलूस बना लिया और जुलूस बनाकर वहां से चली। बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ इकट्ठी हो गई। कहते हैं बीच में पुलिस थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, यानी मारना पीटना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर से उन्होंने डंडे चलाने शुरू कर दिए, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। और अब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बहुत सारे आदमी वहां पर थे और बहुत सारे आदमी घायल भी हुए, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, ज्यादा लोगों को लाठी पड़ी, ज्यादा लोगों को चोट लगी और बहुत सारे लोग घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर जब तक वो जुलूस पहुंचा, वह टूट गया, यानी कुछ लोग आगे बढ़े और कुछ लोग वहीं पर रुक गए। 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं और इन स्त्रियों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें भी लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयंका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। अब हमने देखा धर्म तल्ले के मोड़ पर कुछ स्त्रियां बैठ गई थी, जिनको कैद कर लिया गया था और बाकी बाकी स्त्रियां आगे बढ़ी थी और वहां पर उन स्त्रियों के साथ जो उनका नेतृत्व कर रही थी, यानी जो लीडरशिप, जो उनकी लीडर थी, वो थी विमल प्रतिभा। और बहु बाजार पे जाकर, बहु बाजार भी जगह का नाम है, वहां के मोड़ पर जाकर उनको रोका गया और सारी की सारी स्त्रियां वहीं पर बैठ गईं। आसपास भी बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फिर से लाठी चलानी शुरू कर दी। और पौने घंटे के बाद, पौने घंटे यानी 45 मिनट, 45 मिनट्स के बाद पुलिस की लॉरी आई और जो भी स्त्रियां वहां पर बैठी थी, जो भी लोग वहां पर बैठे थे, उनको कैद कर लिया गया और फिर से उनको भी लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। बृजलाल गोयंका एक और स्वतंत्रता सेनानी है। वो भी लेखक के साथ काम कर रहे थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दोनों एक साथ जेल में भी थे। अब वहां पर वो भी थे, बृजलाल गोयंका भी थे और उनको भी पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई थी और लाल बाजार लॉकअप में उनको रख लिया गया था।
अब बृजलाल गोयनका के बारे में बता रहे हैं कि पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। अब यहाँ पर लेखक ने एक गंभीर बात को हास्यपुट की सहायता से दिया है। देखिए, एक ह्यूमर है यहाँ पर। कहते हैं कि बृजलाल गोयनका पहले वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़े कि अपने आप ही गिर पड़े। और क्या हुआ फिर वहां उसके बाद? एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाकर उनको छोड़ दिया। यानी उनको वहां पर कैद नहीं किया। उनको पकड़ा अंग्रेजों ने, लेकिन उन्हें कैद नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया। और फिर बृजलाल गोयनका ने क्या किया? स्त्रियों के जुलूस में मिल गए। वहां पर भी उनको छोड़ दिया, अंग्रेजों ने नहीं पकड़ा। और इसलिए उसके बाद उन्होंने क्या किया? 200 आदमियों का एक जुलूस अपने आप बनाया और लाल बाजार गए और वहां जाकर गिरफ्तार हुए। यानी 3 कोशिशों के बाद बृजलाल गोयनका गिरफ्तार हुए। और कहाँ गए? लाल बाजार लॉकअप। और लाल बाजार लॉकअप में मदालसा थी और उनसे पता चला, उनसे ये बात मालूम हुई कि बृजलाल गोयनका को थाने में भी मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अब कहते हैं कि सब मिलाकर, कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। लाल बाजार लॉकअप में 105 स्त्रियां थी, लेकिन रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया क्योंकि रात को लॉकअप में स्त्रियां नहीं रखी जा सकती, वो गैर कानूनी है, सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी क्योंकि एक साथ इतनी सारी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकली थी। स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ इतनी स्त्रियां नहीं कूदी थी। अब बहुत सारी स्त्रियां, पुरुषों के साथ स्त्रियां भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद चुकी थी। और कहते हैं कि लेखक शाम को 8 बजे खादी भंडार गए थे तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां पर बहुत आदमी थे। बहुत आदमी जिनको चोट लगी हुई थी वो कांग्रेस ऑफिस में आए थे और कईयों की हालत तो संगीन थी। संगीन यानी नाजुक, गंभीर, डेंजरस। और उनके लिए गाड़ी चाहिए थी, उनको हॉस्पिटल ले जाना था तो गाड़ी चाहिए थी। और लेखक जानकी देवी के साथ वहां पर गए और देखा कि बहुत लोगों को चोट वास्तव में ही लगी हुई थी। और जिनको चोट लगी हुई थी, डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे, यानी उनको फर्स्ट एड दे रहे थे और फोटो उतरवा रहे थे, फोटो खींच रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि ये फोटो क्यों खींच रहे थे। फोटो इसलिए खींच रहे थे ताकि उसे अखबार में दिया जा सके, पत्र पत्रिकाओं में दिया जा सके। और इसका एक और कारण ये भी था कि तब तक पूरे भारत में ये बात फैली हुई थी, भारतीयों को ये लगता था कि कलकत्ता में स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। यानी कलकत्ता चुपचाप बैठा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इस दिन के बाद लोगों को एहसास हुआ कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो वहां पर जो भी कार्य हो रहे थे उसकी फोटो खींची जा रही थी ताकि बाकी लोगों को बताया जा सके, बाकी लोगों को पता लगे कि कलकत्ता चुप नहीं बैठा हुआ, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह कूद चुका है। और कहते हैं कि जब तक ये गए थे वहां तब तक 67 आदमी पहुंच चुके थे और बाद में 103 तक आ पहुंचे। यानी इतने ज्यादा लोगों को चोट लगी थी और डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए, डॉक्टर से अपनी मरहम पट्टी कराने के लिए कई लोग वहां पर पहुंच गए थे। अब इस डायरी के अंत में लेखक ने क्या लिखा है वो देखते हैं। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी।
आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। अब लेखक कहते हैं कि कांग्रेस के ऑफिस के बाद वे अस्पताल गए और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं। तो पता चला कि 160 आदमी अस्पताल में पहुंचे, यानी इतने सारे लोगों को चोट लगी थी। वो अस्पताल गए, मरहम पट्टी कराने गए वहां पर। और जो लोग घर चले गए वे अलग, यानी कुछ लोग तो वहां पर अस्पताल जाकर मरहम पट्टी कराकर घर भी चले गए थे, उनकी संख्या का ज्ञात नहीं हुआ। यानी इतने सारे लोगों को चोट लगी थी उस दिन। 200 घायल जरूर हुए हैं, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि 200 तो घायल जरूर हुए होंगे। और जितने पकड़े गए उस संख्या का भी पता नहीं, यानी कितने सारे आदमी पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने कितने लोगों को पकड़ा था, मारा था, इसकी संख्या का भी पता नहीं। लेकिन स्त्रियों के बारे में मालूम था कि सिर्फ वो 105 थी, सिर्फ नहीं, बहुत ज्यादा है। 105 स्त्रियां कैद की गई थी और आदमियों का बिल्कुल नहीं मालूम, उनकी संख्या का मालूम नहीं। कहते हैं आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ था। क्या हुआ था? इतने सारे लोग घरों से निकले थे, स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। इतनी सारी स्त्रियां स्वतंत्रता संग्राम में कूदी थी। इसके पहले इतनी सारी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकली थी। पहली बार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदी थी। कहते हैं कि और बंगाल के नाम पर जो कलंक था, जो धब्बा था, एक दाग था कलकत्ता के नाम कि यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, लोग घरों में छुपे बैठे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है कि बाकी भारत में क्या हो रहा है। वो जो धब्बा था कलकत्ता के नाम, वो आज धुल गया। यानी भारतीयों को, भारत के अन्य प्रदेशों को यह एहसास हुआ कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता के लिए कार्य हो रहा है और यहाँ पर भी आगे भी बहुत काम हो सकता है। इनको भी, कलकत्ता को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों, आपके पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता वासियों में उत्साह क्यों था? दूसरा, इस दिन स्त्रियों की भूमिका क्या थी? ओपन लड़ाई के बारे में बताइए। बृजलाल गोयनका को कैसे कैद किया? और बंगाल के नाम क्या कलंक था? छात्रों, मैं पाठ को विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।